स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मुझे उससे बात करते हुए 8 दिन गुजर गए थे। उसकी आवाज़ ऐसी अजीब थी कि मैं तो उसकी आवाज़ में ही खोकर रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी नींद ही उड़ा के रख दी थी। कौन कहता है कि मर्द ही औरत की मोहब्बत में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मर्द उसका आशिक बन जाता है। मैं एक लड़की होकर उसकी आवाज़ की दीवानी थी। मेरा जी चाहता था कि वो रात अपनी बातों का रस मेरे कानों में घोलता रहे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं। मेरी उम्र 17 साल की थी और मैं 12वीं क्लास में थी। नई नई जब कॉलेज में गई थी तो तब से लड़कियों की बातों ने तो मेरी दिलचस्पी से पढ़ाई हटा दी थी और दूसरी तरफ कर दिया था। मेरी दोस्तें अक्सर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किस्से कहानियाँ सुनाती थी। मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त परी मुझसे कहने लगी कि तुम क्या खामोशी से हमारी बातें सुनती रहती हो, अपनी भी तो कोई बातें सुना दिया करो। उसकी बात सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। मैंने कहा, मेरी कौन सी बात है, मेरा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से कहा था। कहने लगी, तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई लड़का तुम्हारे हुस्न का दीवाना ना हो। मैंने कहा कि मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। सच तो ये था कि अंदर ही अंदर मुझे इन सब बातों से डर भी लगता था। वो मुझे कहने लगी, तुम तो पागल हो। अरे तुम्हारे मोहल्ले में इधर उधर के बहुत से लड़के रहते होंगे, उन्हें देखा करो, उनके देखकर स्माइल पास किया करो। अब वो दूर नहीं है कि लड़के लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहे। जब तक लड़कों की लड़कियों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिलता वो भी आगे नहीं बढ़ते। इसके बाद मैं घर आकर जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में लेटी तो मुझे लगा कि परी की बात ठीक है। मेरी सब दोस्तों को किसी न किसी के साथ दोस्ती है, किसी के अपने कजिन के साथ अफेयर चल रहे हैं तो किसी के मोहल्ले में, और एक मैं हूँ, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, बस एक दोस्ती ही तो करनी है। मेरे माँ बाबा दोनों ही जॉब करते थे। मैं जिस उम्र के हिस्से में थी मुझे अपनी माँ की तवज्जो की ज़रूरत थी ताकि वो मुझे अच्छा और बुरा समझा सके, लेकिन उनके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरे पापा और माँ दोनों ही ऑफिस में जॉब करते थे और शाम को जब वो घर आते तो मेरी माँ किचन के कामों में बिजी हो जाती और पापा अपने कामों में बिजी हो जाते। पूरा दिन मुझे बस यही इंतज़ार रहता कि कब मेरे माँ बाबा घर आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगी, लेकिन ये मौका मुझे नहीं मिलता। जब मैं 10th में थी तो मेरी दिलचस्पी अपनी पढ़ाई पर थी, लेकिन मैं कॉलेज में रोमांटिक नावल पढ़ने लगी थी। अपने दोस्तों से छुप छुप कर मैं रोमानी रसीले नावल लेकर आई थी, लेकिन जब मैं उनको पढ़ती थी तो हीरो हीरोइन के सीन पढ़कर मेरे दिल में कुछ अलग से जज्बात उभरने लगते थे। कई बार तो हीरोइन हीरो के ऐसे ऐसे सीन लिखे होते थे जिन्हें पढ़कर मेरे पसीने छूट जाते थे। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रात का 1 बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ किसी आदमी की थी। आवाज़ क्या थी, जादू था उस शख्स की आवाज़ में। इसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैं चाह कर भी फ़ोन नहीं काट पा रही थी। वो मुझे किसी के बारे में पूछ रहा था कि क्या ये शैला का नंबर है। मैंने कहा जी नहीं। फिर कहने लगा कि फिर किसका नंबर है। उसके इस सवाल पर मुझे फ़ोन काट कर देना चाहिए था या कह देना चाहिए था कि ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन मैंने झट से अपना नाम बता दिया। मैंने कहा, ये परी का नंबर है। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझसे दोस्ती करेंगी? ये सुनकर तो मेरे दिल की रफ्तार लगाम घोड़े की तरह भागी थी। न मैंने उसे कोई जवाब दिया, ना ही मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ोन कट कर दूं। मुझे अपनी दोस्त मीरा की बात याद आने लगी कि अगर ऐसा मौका मिले तो हाथ से जाने मत देना। अरे यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। उसके बाद मुझे अपनी पढ़ी हुई कहानी का एक सीन याद आने लगा जहाँ हीरो हीरोइन की मोहब्बत की दास्तान एक टेलीफोन से हुई थी। मैंने कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ तो दोस्ती क्यों करूँ। मैंने जानबूझकर बात बढ़ाई थी। वो कहने लगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि दोस्ती कर लीजिए। दोस्ती करेंगी तो तभी तो जान पहचान बढ़ेंगी। मैंने कुछ नखरे दिखाने के बाद उससे दोस्ती करने की हामी भर ली। मैं बहुत खुश थी। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे कि मैंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। बहरहाल गुनाह की ऐसी बुरी चीज़ होती है, जितना गुनाह करने लगे उसे करने में मज़ा आने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पछतावा तो इंसान को बाद में होता है। मुझे अभी 8 दिन ही उससे आदमी से बात करते हुए थे कि उसने जो फरमाइश मेरे सामने रखी मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि जवाब क्या दूँ। कहने लगा कि अपनी तस्वीर व्हाट्सएप करें, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि जैसे तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है तुम खुद भी खूबसूरत होगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने सोचा कि मुझे मीरा से पूछना चाहिए
मैंने अगली रोज कॉलेज में झिझकते हुए मीरा को अपना हमराज बना लिया। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश थी। कहने लगी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे यही तो दिन होते हैं हवाओं में उड़ने के और मजे करने के। कहने लगी कि तुम घबराओ मत और अपनी तस्वीर उसे भेज दो। मैंने कहा कि बस मुझे ये डर है कि अपनी तस्वीर भेजना। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माँ से मेरा दोस्ताना माहौल ना था कि अपनी हर बात उनको कह सकती हूँ। वो तो कुछ सुनती ही नहीं थी, ना कभी मेरे पास बैठती थी। जब भी मैं उनसे बात करने के लिए उनके पास बैठती तो वो अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर मुझे पकड़ा देती और कहती, और ज़रूरत हो तो बता देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती। मेरे माँ बाबा बस खाने के दौरान ही मुझसे कुछ देर बात करते थे, और वो भी ये कहकर कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक है, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरी माँ मुझे बस यही रिश्ता है कि मुझे मेरी हर ज़रूरत की चीज़ मंगा सके और पूरी कर दे, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं था, मुझे अच्छा बुरा बताने के लिए वक्त ना था। मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस आदमी के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। कुछ देर बाद ही मेरे उस तस्वीर पर दिल का इमोजी बना हुआ था। उसके बाद वो कहने लगा कि देखा, मुझे मालूम था कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने अभी उससे कहा कि मुझे तुम्हारी तस्वीर देखनी है। वो कहने लगा कि तुम्हें मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने लाइव आकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। अब अक्सर वो मुझसे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनो तो और भी ज्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि लाल रंग तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैं ब्लश कर जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। उसकी मोहब्बत में धीरे धीरे मैं इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि लगता था कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरे होश उड़ाने लगी थी। चंद दिनों बाद ही मेरी ग्रेजुएशन के पेपर होकर अब मैं सेकेंड ईयर में आ गई और मेरी उम्र भी 18 साल की हो गई थी। जब मैंने उसको बताया कि मैं 18 साल की हो गई हूँ तो कहने लगा कि मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें बहुत कीमती एक तोहफा भेजूंगा। लेकिन मैं पता बताने से खतराने लगी। मेरे अंदर कहीं ना कोई डर जरूर होता था। लेकिन जब भी मैं मीरा से राय मांगती वो कहती कि दे दे, वो तुझसे इतना प्यार करता है, तुम्हें उसके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने इस शख्स को अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे वो दिन के वक्त तोहफा भेजे क्योंकि शाम में मेरे माँ बाबा आ जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ दिन बाद मिल जाएगा। मुझे शिद्दत से इसके तोहफे का इंतजार था। उस वक्त ही एक शख्स दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैं फौरन से दरवाजे के पास भाग कर गई और पूछा कि कौन है, तो कहने लगा आपका तोहफा आया है। मैंने फौरन से दरवाजा खोला। अब एक 50 से 55 साल के लगभग आदमी था। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। मैंने वो गिफ्ट पकड़ लिया। वो आदमी मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था कि मैं नर्वस हो रही थी। मैंने नागवारी से उसकी तरफ देखा और दरवाजा बंद कर दिया। जब वो तोहफा अपने कमरे में जाकर खोला तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो एक खूबसूरत मैक्सी थी जो कि लाइट पिंक कलर की थी, लेकिन इसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफी गहरा था। मुझे वो मैक्सी तो बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ ने वो मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो पूछेंगी कि इतनी फैंसी मैक्सी तुम्हारे पास कहाँ से आई है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं अभी यही सोच रही थी कि जब मेरे मोबाइल पर बेल बजनी शुरू हो गई। देखा तो राहुल का नंबर था। उस लड़के का नाम राहुल था। मैंने फौरन से मुस्कुराते हुए फ़ोन उठा लिया और कहने लगा, तुम्हें तुम्हारा तोहफा पसंद आया? मैंने कहा, हाँ तोहफा बहुत पसंद आया। कहने लगा, तो फिर तोहफा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। वो कहने लगा कि मुझे तुम्हें इन कपड़ों में देखना है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम कैसे देख सकते हो? वो कहने लगा, वीडियो कॉल पर। देखो, इनकार मत करना वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। पहली बार जब इसे फेस टू फेस देखना था। दिल में तो मेरे भी बहुत बेचैनी थी कि मैं उसे देखूंगी वो कैसा है। मैंने अपना दिल थामा और वीडियो कॉल रिसीव कर ली। लेकिन ये क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो अंधेरे के। शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा कि अंधेरा क्यों है? तो कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्द ही दिखाऊंगा। वो मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा, मैंने जितने भी ख्याल सोचे थे तुम्हारे बारे में कि तुम कपड़ों में ऐसी लगोगी, तुम वैसे ही लग रही हो, लेकिन मेरे सारे ख्याल तुम्हारे हुस्न के सामने कुछ नहीं है। मैं ये सुनकर शर्मा गई थी। फिर वो कहने लगा, अपना दुपट्टा उतारो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने इनकार कर दिया। वो कहने लगा, आज तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना तुमसे नाराज हो जाऊंगा।
तो मैं कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। उसके बाद वो मुझसे जो जो कहता रहा था मैं वही करने लगी। बाहर दरवाजे की दस्तक पर मैं बुरी तरह से घबरा रही थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया और अपने कपड़े जल्दी से बदल लिए और बाहर चली गई। बाहर मेरे माँ बाबा ऑफिस से वापस आए थे। मैं कुछ घबरा सी गई थी। मुझे घबराया हुआ देखकर वो कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूं ही बात टाल दी। उन दिनों मेरी माँ ने मुझे कहा, तुम्हें किसी के घर दावत में जाना है, तैयार हो जाना। काफ़ी शानदार दावत का इंतज़ाम था जहाँ मैं अपने माँ बाबा के साथ शायद पहली बार ही गई थी, वरना वो लोग अकेले ही जाते थे, कभी मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। काफ़ी अच्छी तरह दावतें होती थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी माँ ने कुछ मुझसे कहा। मैं तो हक्का बक्का होकर उनको देखती रह गई। वो कहने लगी कि दावत पर मौजूद मेरे बाबा के एक दोस्त ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है और मेरी माँ बहुत जल्द मेरी मंगनी उससे कर देगी। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं करनी? देखो, हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, लेकिन रिश्ता तुम्हारा यही होगा जहाँ हम चाहते हैं। वो लोग बहुत अमीर है, तुम बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारोगी। लेकिन इस वक्त शायद बात मेरे बस से बाहर निकल चुकी थी। मैं तो इस आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। ये सुनकर तो मेरे पापा आपे से बाहर हो गए, मुझे थप्पड़ मारा और मेरी माँ से कहने लगे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये न जाने किन मोहल्ले के आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। मेरी माँ भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं रोते हुए यही कहती रही कि मैं उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को राहुल का फ़ोन आया, मैंने सारी बातें उसे बता दी। ये सुनकर राहुल कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, राहुल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे माँ बाबा नहीं मानेंगे। वो कहने लगा, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा, वो भी फ़ोन पर, यही वकील बुला लूँगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कमरे में लॉक कर दिया गया है, मैं घर से भाग नहीं सकती। वो कहने लगा, फ़ोन पर ही मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे भी शादी हो जाती है। मुझे तो ऐसी बात कभी नहीं पता था, इसलिए मुझे यही हल नज़र आया। क्यों, ऐसे तो मेरे माँ बाबा कभी ना मानते। अगले दिन वीडियो कॉल पर ही मेरी राहुल से शादी हो गई, लेकिन उसे मैंने अभी नहीं देखा था। सिर्फ वकील ही मुझे नज़र आया था जिसके सामने मैंने अपनी शादी को स्वीकारा था। शादी होते ही फ़ोन कट चुका था। रात को जब कॉल आई तो राहुल कहने लगा कि तुम अपने माँ बाबा से झगड़ा ख़त्म कर लो, कह दो कि तुम्हें रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद ख़त्म हो जाए। मुझे भी राहुल की बात ठीक लगी थी, मैंने यही किया। अगले दिन अपनी माँ से कह दिया कि मुझे उनके लिए रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी माँ ये सुनकर खुश हो गई, मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि जो फैसला हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। बेटा, बाद में तुम खुद यही कहोगी। मैंने जो कदम उठाना था वो मैं उठा चुकी थी। कुछ दिन में मेरे बाबा के दोस्त और उनकी बीवी आकर मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहना कर चले गए। मेरे माँ बाबा मेरी तरफ से दोबारा से बेफिक्र हो गए थे। एक दिन ऑफिस गए थे कि उनके पीछे एक डिलीवरी वाला आ गया। मैं जानती थी इस डिलीवरी वाले के हाथ में मेरे शादी के पेपर्स थे, जिसे हर हाल में मुझे साइन करके उसी आदमी को वापस देने थे। मैंने साइन कर दिए। कहने लगे, आपको अपनी कोई आईडी का नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने अपनी आईडी का नंबर भी दे दिया। एक दिन पहले ही मेरा आईडी कार्ड बनकर मुझे मिला था। मैं अपना आईडी कार्ड को देखकर नंबर बता रही थी। कहने लगा, मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी, उसे अपने मोबाइल से मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। मैंने एक तस्वीर खींची और फिर उसके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और वह सारी चीज़ों को लेकर वापस चला गया। सारे मामले तय हो चुके थे। कुछ दिन बाद ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। जब रात के वक्त हम खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे बाबा ने दरवाज़ा खोला तो एक 50 साल का आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर मेरे बाबा उससे बहस करने लगे। शोर सुनकर मैं और माँ भी बाहर आ गए। मैंने पहले इस आदमी को नहीं देखा था। वो कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। इसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। वो राहुल की आवाज़ थी। तो क्या राहुल एक 50 साल का आदमी था? इस सोच ने मुझे जागने पर मजबूर किया था। उसने वह शादी और वो वीडियो भी दिखा दी जिसमें मैंने शादी को स्वीकार किया था। मेरे माँ बाबा तो रोने लगे। मैं पत्थर की मूरत बनी सबकी शक्ल देख रही थी। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन ये सब मैंने अपनी बेवकूफ़ी में किया था, इसलिए इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाबा कहने लगे, दफ़ा हो जाओ इस आदमी के साथ,
اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح اس آدمی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، اس کے فرنٹ سیٹ پر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو یہ تھی وہ محبت جس کے خاطر میں نے اپنے ماں بابا کا بھی دل دکھایا تھا۔ یہ تھا وہ شخص جس کے خاطر میں نے اپنی ہستی بستی عزت دار زندگی کو ٹھوکر مار دی تھی۔ میں تو شاید اس کی بیٹی سے بھی کم عمر کی ہوگی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ آدمی شادی شدہ ہے یا بنا شادی شدہ۔ جو اس کی عمر تھی لیکن شادی شدہ ہوگا۔ میرے اس کے گھر میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پورا گھر خالی تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ آج اس کے منہ سے مجھے اپنی تعریفیں بری لگ رہی تھی، لیکن میں چپ تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے میری تعریف تو بہت کی، لیکن مجھ سے کوئی بھی رشتہ نہیں بنایا۔ وہ مجھ سے دور ہی رہتا تھا۔ 1 مہینہ لگا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ آدمی ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں نے محبت اسی کے ساتھ کی تھی۔ شادی بھی ہو چکی تھی، اپنا گھر بھی میں چھوڑ چکی تھی۔ اس لیے چاہتی تھی کہ میں بھی ویسی زندگی گزاروں جیسے سب لڑکیاں شادی کے بعد گزارتی ہیں، لیکن وہ آدمی میرے قریب نہیں آتا تھا، بس مجھ سے محبت بھری باتیں ہی کرتا تھا۔ ایک بار وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ 1 مہینے سے میں راہل کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن آج تک کوئی نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک رات اس کا بھتیجا اس سے ملنے آ گیا۔ میں اس وقت کچن میں تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ راہل نے دروازہ کھولا تو 20 سال کا نوجوان گھر میں داخل ہوا اور راہل کے ساتھ گلے لگ کر رونے لگا۔ کہنے لگا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی چاچا۔ میں نے جسے دل و جان سے چاہا تھا، اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ میں کچن سے باہر آئی تو راہل کی میری طرف پیٹھ تھی۔ اس کا بھتیجا اس کے گلے لگا ہوا تھا جو میرے سامنے تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگا، تم یہاں؟ میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ راہل سے پیچھے ہٹ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ راہل کہنے لگے، میری بیوی ہے۔ یہ سن کر وہ اور راہل غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آپ کی بیوی؟ راہل اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ نوجوان مجھے کیسے جانتا تھا۔ میں نے تو پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ راہل کے کمرے سے اتنی تیز باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے اس کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ جو باتیں میں نے سنی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ راہل سے کہنے لگا، چاچا، یہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا تھا۔ آپ کیسے اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سے فون پر بات کی تھی، دوستی کی تھی۔ آپ میری اس محبت سے واقف بھی تھے، پھر کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ راہل کہنے لگا، جب تم نے میرے ہاتھ اس لڑکی کو گفٹ دینے بھیجا تھا، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس لیے بے ایمانی سے میں نے تمہارے موبائل سے تمہاری سم نکال لی۔ اس لڑکی کا نمبر مجھے ایک دم مل گیا تھا اور تمہیں اس کا نمبر یاد نہیں تھا۔ اس لیے ویڈیو کال پر جب میں نے اس لڑکی کا حسن دیکھا تو سوچا کہ تم تو جوان ہو، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مجھے ایسی لڑکی نہیں مل سکتی ہے۔ تمہاری اور میری آواز بھی ملتی تھی، اس لیے تمہارا ادھورا عشق میں نے شروع کر دیا۔ مجھے لگا تم اس لڑکی کو کچھ دن میں بھول جاؤ گے، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کے بابا تمہارے بابا کے دوست ہیں اور تمہارا رشتہ اس سے طے کر چکے ہیں تو میں پریشان ہو گیا۔ اس لیے چپکے سے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن کیونکہ میں نامرد ہوں، بیوی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے اس کی خواہش تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے میری محبت کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ لیکن تم واپس چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں آج تک تم لوگوں کے خاطر بڑی قربانیاں دیتا آیا ہوں، آج تم سے اپنی زندگی کی خوشی مانگ رہا ہوں، انکار مت کرنا۔ راہل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو کر منتیں کر رہا تھا، اور میں یوں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کھلونا تھی جسے چاچا بھتیجے نے مل کر کھیل کھیلا تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ میرے بابا نے میرے لیے اچھا سوچا تھا، میں نے یہ سب کیا کر دیا تھا؟ کاش میری ماں مجھے اچھے برے کے بارے میں سمجھاتی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو پیار کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہے، ماں بابا کو کچھ نہیں سمجھتی۔ ماں بابا کی خوشی میں ہی خوش رہنا چاہیے۔ دھنیہ واد دوستو۔